अपना जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में अपने जो बहुलक अणुओं के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के ऊपर अपने कुछ डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था बहुलक अणुओं का जो आणविक द्रव्यमान है ज्ञात करके अपने औसत अणु भार उसका ज्ञात किया जाता है। क्यों? इसका कारण आपने बताया था कि एक ही प्रकार के बहुलक का जब निर्माण किया जाता है तो उसके जो बहुलीकरण की जो कोटि है वो बहुलीकरण की जो कोटि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बहुलीकरण की कोटि अपने कहा था बहुलक इकाइयों की जो संख्या है वो बहुलक इकाइयों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण से अपने कहा था उनकी जो बहुलीकरण की जो कोटि कैसी आती है, भिन्न भिन्न प्रकार की अपने पास बहुलीकरण की कोटि प्राप्त होती है। तो उसके आधार पर हमने बताया था कि जो औसत अणुभार है उसको दो प्रकार में अपने बांटा था। पहला था हमारे पास संख्या औसत अणुभार, जो संख्याओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। वह क्या होता है? तो अपने कहा किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल सहती को उनके अणुओं की संख्या से अगर विभाजित करते हैं, मतलब किसी बहुलक नमूने में कितने अणु हैं उनका अणुभार, टोटल अणुओं के अणुभार को उन अणुओं की संख्या से अगर विभाजित कर दें, ठीक है, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? औसत संख्या अणुभार प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुलक नमूने में जो अणुओं की संख्या अपनी कितनी लेकर चल रहे हैं, n प्रकार के हमारे पास अणुओं की संख्या है, जिसमें से जो n1 प्रकार का अणु है उसका जो अणुभार कितना हो जाएगा? m1 है। n2 प्रकार के अणु का जो अणुभार आपने कितना ले रहे हैं? m2 ले रहे हैं। इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी तो ni अणुओं का जो अणुभार कितना हो जाएगा? mi। तो जितने भी अणु हैं उनका जो कुल अणुभार कितना हो जाता है तो उनमें सभी का क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। इसी तरह से अणुओं की कुल संख्या कितनी है तो ये हमारे पास अणुओं की कुल संख्या हो जाएगी। तो परिभाषा के अनुसार हमने कहा था कि जो अणुओं की कुल सहती को उसकी संख्या से क्या कर दिया? आपने विभाजित कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? संख्या औसत अणुभार ज्ञात हो गया। तो ये संख्या औसत अणुभार ज्ञात करने का हमारे पास क्या हो गया? सूत्र हो गया। इस सूत्र का उपयोग अपने जो दूसरे चैप्टर में जो विलियम चैप्टर था उसमें हमने अणु संख्या गुणधर्मों की बात की थी। तो अपने कहते हैं कि अणु संख्या गुणधर्मों में अपने जो अणु संख्या गुणधर्म वाले जो विधि हैं उनके द्वारा जो परासरण दाब था, तो परासरण दाब के मापन में इन प्रकार के संख्या औसत अणुभार का प्रयोग किया जाता है। तो परासरण दाब मापन में अपने संख्या औसत अणुभार का प्रयोग किया जाता है। वहां पर भी हमने कहा था वृहद अणुओं के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने में कौन से अणु संख्या गुणधर्म को प्रयोग में लिया जाता है, तो हमने कहा था वृहद अणुओं के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परासरण दाब को प्रयोग में लिया जाता है। अब वृहद अणु का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार का, तो अपने कहते हैं संख्या औसत प्रकार का जो अणुभार है उसको ज्ञात करने में अपने परासरण दाब को प्रयोग में लेते हैं। तो थोड़ा और डिटेल हो गया, बहुत सिंपल था। आपने कहा था कि वहां पर ये नहीं कहा था कि जो वृहद अणुओं का आणविक द्रव्यमान जो औसत है वो दो प्रकार का था, संख्या प्रकार का और भार प्रकार का। तो अपने कहते हैं कि जो संख्या प्रकार का जो अणुभार है, औसत अणुभार है, उसको ज्ञात करने में अपने किसको काम में लेते हैं? परासरण दाब को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो संख्या औसत अणुभार है उसको ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसके बाद में हमारे पास दूसरा जो अणुभार ज्ञात करने का, जो औसत अणुभार ज्ञात करने का तरीका हो गया, वो क्या? भार औसत अणुभार, MW भार। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी बहुलक नमूने में विभिन्न सहती वाले अणुओं के समूह की कुल सहती को उनके आणविक सहती से गुणा करके तथा गुणनफल को जोड़कर प्राप्त योगफल को सभी अणुओं की कुल सहती से भाग देने पर जो प्राप्त अणुभार होगा उसे भार औसत अणुभार कहा जाएगा। जैसे अपने कह सकते हैं कि बहुलक नमूना है, उसमें हमारे पास जो अणुओं की जो कुल संख्या है वह हमारे पास अणुओं की कुल संख्या कितनी ले ली अपने? n। तो n1 अणुओं का जो अणुभार कितना हो जाता है? m1। इसी तरह से n2 अणुओं का जो अणुभार कितना हो जाएगा? m2। ni अणुओं का अणुभार mi। अब अपने क्या करें? n1 अणुओं की कुल सहती निकालें तो कितना आ जाएगा? कुल भार निकालें तो कितना आ जाएगा? n1 m1। इसी तरह से n2 अणुओं का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? n2 m2। तो अपने को कहा गया था परिभाषा के अंदर कि जो हमारे पास जो कुल सहती जो प्राप्त हो रहा है उसको अपने किससे गुणा करना है? उसके आणविक सहती से दोबारा गुणा करना है। तो कुल सहती n1 m1 को दोबारा गुणा किससे किया? m1 से। इसी तरह से n2 m2 को दोबारा गुणा किससे कर दिया? m2 से गुणा कर दिया। तो उनको गुणा कर फिर क्या कर दिया? गुणनफल को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो गुणनफल का क्या करवा दिया?
योग करवा दिया, तो योग हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास योग प्राप्त हो गया। फिर अपने क्या कहा गया, ठीक है, फिर अपने क्या करना है, कुल संहति से भाग देना है, तो कुल संहति का भाग दे दिया, कुल संहति हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो इससे आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, भार औसत अनुभार अपने को प्राप्त हो गया। इस भार औसत अणुभार का जो उपयोग है अपने प्रकाश के प्रकीर्णन, अवसादन, द्रुत अपकेंद्रण जिसको सेंट्रीफ्यूगल अपने बोला जाता है इत्यादि विधियों के द्वारा भार औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए अपने प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने दो प्रकार के जो औसत अणुभार ज्ञात करने के तरीके कर लिए अपने, संख्या औसत और भार औसत, ठीक है। मेरे को इसमें आपको कोई दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके ऊपर आधारित अपने न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किस प्रकार के इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अभी अपने जो दो भार औसत और संख्या औसत अणुभार ज्ञात किए थे उनके ऊपर आधारित एक अपने को सवाल दे रखा है। वो कह रहा है कि किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अणुभार कितना है, 20,000, वह 40 अणुओं का जो अणुभार है कितना है, 40,000 है। तो बहुलक नमूने में संख्या औसत व भार औसत अणुभार को ज्ञात करो। संख्या औसत अणुभार को ज्ञात करने का हमारे पास ये सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र से अपने ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या ज्ञात करेंगे अपने, जैसे ये निकालते हैं तो अपने पास इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो n1 इकाई है उसकी संख्या कितनी है, 20, और उसका अणुभार कितना है, 20,000, योग कर देते हैं किसमें, n2 इकाई कितनी है, 40, और उसका अणुभार कितना है, 40,000, ठीक है। इसको भाग कितने से दे देते हैं, अपने पास कुल अणु कितने हैं, 20 प्लस 40। तो इसको जब अपने हल करेंगे तो हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, संख्या औसत अणुभार ज्ञात अपने को हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास जो ज्ञात करने का जो तरीका था वो हमारे पास भार औसत संख्या ज्ञात करने का। तो भार औसत संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, हमारे पास n1 कितनी है, 20, इसको अपने 20,000 इंटू 20,000, क्योंकि अपने स्क्वायर ले रखा है, प्लस क्या हो जाएगा 40 इंटू 40,000 इंटू 40,000, ठीक है। यही कहा गया अपने सूत्र के अंदर, ठीक है। और फिर इसको अपने भाग किससे दे देंगे, हमारे पास इसकी जो संख्या है उस संख्या से क्या कर देंगे, अपने भाग दे देंगे। कैसे, 20,000 को अपने 20,000 से गुणा कर देंगे, इसी तरह से 40 को 40,000 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाएगा, भार औसत संख्या अणुभार का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल के रूप में भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको इसमें भार संख्या और औसत भार संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार को ज्ञात करने के लिए अपने से सूत्र पूछा जा सकता है या उसके ऊपर आधारित अपने से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वह बहुपरिक्षेपण घातांक, ठीक है। बहुपरिक्षेपण घातांक जिसको PDI कहा जाता है, ये क्या चीज़ है, अपने सामान्य रासायनिक यौगिकों की अगर अपने बात करें तो सामान्य रासायनिक यौगिकों का जो अणुभार है वो अणुभार कैसा आता है, समान प्रकार का अणुभार उनका होता है, ठीक है। उनके अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी भी सामान्य अगर अपने यौगिक को या रासायनिक पदार्थ को अगर प्रयोग में लिया जाए तो उसके अणुभार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। उनके सभी अणुओं का जो अणुभार है वो कैसा आता है, समान आता है। जैसे अपने बात कर सकते हैं कि बेंजीन है, तो बेंजीन कहीं से भी ली जाए, C6H6 इसका फॉर्मूला होगा, तो उसका अणुभार कैसा होगा, एक जैसा ही होगा, ठीक है। या एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का भी जो अणुभार अपने को कैसा प्राप्त होगा, एक ही जैसा प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। तो एथेनॉल अणु के अणुभार में भिन्नता नहीं पाई जाती है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या बोला जाता है, अपने एकल परिक्षेपी घातांक वाले रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाएगा, एकल परिक्षेपी घातांक वाले रासायनिक पदार्थ कहा जाएगा, क्योंकि इनके सभी अणुओं का जो रासायनिक अणुभार है वो अणुभार कैसा प्राप्त होता है, अपने को समान अणुभार प्राप्त
होता है। ठीक है, तो ये एकल परिक्षेपी होंगे। लेकिन बहुलक अणुओं की अगर अपने बात करें तो बहुलक अणुओं का जो अणु भार है वो समान प्राप्त अपने को नहीं होता। अभी अपने बात की थी पॉलीथीन के ऊपर अपने बात की थी, तो पॉलीथीन का जो अणु भार है वो समान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसके अंदर बहुलीकरण की जो कोटि होती है वो बहुलीकरण की कोटि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बहुलीकरण की कोटि होने के कारण से उन बहुलकों का जो अणु भार समान प्राप्त नहीं होता। इसके लिए अपने सामान्यतः बहुलकों को क्या कहा जाता है कि बहुलकों का जो अणु भार समान न होने के कारण से इनको कहा जाता है बहु परिक्षेपण घातांक वाले यौगिक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जितने भी बहुलक होंगे वो कैसे होंगे, बहु परिक्षेपण घातांक वाले होंगे। लेकिन आपने बात करें प्राकृतिक रूप से जो पाया जाने वाला जो प्राकृतिक प्रोटीन है, उस प्राकृतिक प्रोटीन को अपने क्या कहा जाता है, एकल परिक्षेपण घातांक युक्त यौगिक कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक प्रोटीन का जो पीडीआई मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो प्राकृतिक प्रोटीन कैसा पदार्थ है हमारे पास, एकल परिक्षेपी पदार्थ है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन का जो पीडीआई मान कितना होता है, तो प्रोटीन का पीडीआई मान कितना है, 1 होता है। प्रोटीन एक एकल परिक्षेपी घातांक वाला यौगिक होता है। तो पीडीआई होता क्या, पीडीआई बोला किसे जाता है, तो पीडीआई को कहा किसे जाता है या बहु परिक्षेपण घातांक है क्या, तो इसको अपने परिभाषित करें तो पीडीआई मान क्या है, अपने कहें कि भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार के अनुपात को क्या कहा जाता है, पीडीआई कहा जाता है। पीडीआई क्या होता है, भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार के अनुपात को क्या कहा जाएगा, पीडीआई कहा जाएगा। ठीक है, तो पीडीआई की परिभाषा होगी, अपने कहा जा सकता है कि बहु परिक्षेपण घातांक क्या है, भार औसत संख्या अणुभार, भार औसत अणुभार व संख्या औसत अणुभार के अनुपात को क्या कहा जाता है, बहु परिक्षेपण घातांक कहा जाता है। तो प्राकृतिक प्रोटीन के लिए अपने मान कितना बता दिया, 1 बता दिया। लेकिन जितने भी संश्लेषित बहुलक होंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास संश्लेषित बहुलक है, उन संश्लेषित बहुलकों के लिए पीडीआई मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि संश्लेषित बहुलकों के लिए जो पीडीआई मान होगा वो कितना होगा, 1 से अधिक होता है। अब ये जो संश्लेषित बहुलक है उनके लिए जो पीडीआई मान 1 से अधिक क्यों होता है, तो अभी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था। उस न्यूमेरिकल को अगर आपने हल करते हो तो उसमें देखते हैं, जैसे आपने कहा था कि एक बहुलक है जिसमें 20 इकाइयों का अणुभार 20,000 व 40 इकाइयों का अणुभार कितना है, 40,000। तो बहुलक तो एक ही है वो, लेकिन उसके लिए अपने भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार को अगर आपने ज्ञात किया तो आप देखते हैं दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। और उन दोनों मानों में से अपने कह सकते हैं कि जो भार औसत अणुभार का जो मान है, वो अधिक आता है किससे, संख्या औसत अणुभार से। तो अपने कहते हैं किसी बहुलक के लिए जो भार औसत अणुभार है वह संख्या औसत अणुभार से सदैव अधिक आने के कारण से जो संश्लेषित बहुलकों के लिए जो पीडीआई मान है वह पीडीआई मान 1 से अधिक होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए संश्लेषित बहुलकों के लिए जो पीडीआई मान है वो 1 से अधिक क्यों होता है, तो अपने कह देंगे कि यह हमेशा ही सत्य है कि जो भार औसत अणुभार है, ठीक है, वह संख्या औसत अणुभार से सदैव क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण से पीडीआई मान सदैव क्या होता है, 1 से अधिक प्रकार का अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर पीडीआई को समझ लिया कि पीडीआई क्या चीज है। अब जैसे पीडीआई पर अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का जो पीडीआई मान 1 क्यों होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न अपने से पूछा जाए कि प्रोटीन का जो पीडीआई मान है वह 1 क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। अपने से क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि प्रोटीन का पीडीआई मान 1 क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या देंगे, क्यों होगा। तो अपने कहेंगे 1 कब किस परिस्थिति में होगा, जब भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार दोनों क्या हो, समान हो। तो अपने कह देते हैं कि जब
एक क्यों होता है? क्योंकि अपने कह सकते हैं प्रोटीन के लिए जो भार औसत अणुभार है वह संख्या औसत अणुभार के क्या होता है? बराबर होता है, जिसके कारण से प्रोटीन का पीडीआई मान 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को पीडीआई पर आधारित प्रश्न अपने को दिए जा सकते हैं, या हमारी जो बुक में और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के भी आंसर अपने को पता होने चाहिए, किस प्रकार से उसके आंसर निकाले जाते हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों का यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। जैसे कहता है कि बहुलकों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन कहता है कि बहुलक कम अणुभार वाले होते हैं, ये तो गलत है। बहुलक हमेशा उच्च अणुभार वाले होते हैं। बहुलकों पर कोई आवेश नहीं होता। बहुलकों की शानता उच्च होती है। बहुलक प्रकाश फैलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने को इसमें विभिन्न प्रकार के कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपको चुनाव करना है कि बहुलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसी तरह से ये कह रहा है कि बहुलीकरण की विधि के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जाता है। बहुलीकरण की विधि कितने प्रकार की होती है? केवल योगज बहुलकों के रूप में, केवल संगनन बहुलकों के रूप में, योगज व संगनन बहुलक दोनों के रूप में, या सह बहुलक के रूप में। तो आप बताइए कि बहुलीकरण की विधि कैसी है, उसके आधार पर अपने बहुलकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुलकों के बारे में कुछ अपने बातें हो गई। नेक्स्ट लेक्चर अपने रबर के बारे में होगा कि प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त होता है और संश्लेषित रबर अपने को किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोनों रबर की बात करेंगे अपने, और साथ के साथ अपने लगभग अपने यहाँ पर वीडियो लेक्चर के अंदर अपने जैसे 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए, जैसे विलियन चैप्टर को, पृष्ठीय रसायन को, और बहुलक 2 या 3 लेक्चर में अपने बहुलक जो चैप्टर है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो उन चैप्टर्स में क्वेश्चन में आपको जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो आप समस्या मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो मेरे से कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो वो नोट्स साथ के साथ आप लिखते रहिए। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ होगा उसको अपने बाद में अगर लर्न करोगे या वीडियो बाद में देखोगे आप, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से स्टडी करते रहें। इस तरह से धीरे धीरे अपना जो सिलेबस है लगभग अपने जून माह में 2 या 3 चैप्टर को और कंप्लीट कर लेंगे।